Truth Sachahi Biblical Information. This is Karachi, Pakistan. यहाँ पर हम तकरीबन 350 साल रिहाइश पजीर हैं। वो इस वजह से कि हमारे माँ बाप और परदादा यहाँ के रिहाइश पजीर थे। देखिए ये जगह जो ने हमारे माँ बाप परदादा 8 सफ़ीर थे, सबका इंतकाल हो गया। आखिरी सफ़ीर मैं हूँ और मेरी वाइफ। ये ज़मीन की मिल्कियत का जो है नहीं, इसका असल चीज़ जो है मेरा परदादा थे। तो क्या आज भी इस जगह यहूदी बसते हैं? क्या जूविश कम्युनिटी आज भी कराची में मौजूद है? तो पहले क्या कहती थी खुद को छुपाने की? मरवा पोल रख के चले गए। ये है भी इधर गुलशन में, नज़दीक है, दूर नहीं है, यहाँ पर है, मगर ज़ाहिर नहीं करता। बोलता हम लोग को अपना ज़ाहिर नहीं करेगा। ज़ात कुरैशी कोई पूछेगा, इसराइली नहीं बोलना, ज़ात कुरैशी। और ये जो केयर टेकर हैं जो इस कब्रिस्तान के निगहबानी करते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि वो कैसे रहते थे, उनका कैसा जनाजा होता था। आइए एक से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या इनके बारे में जानते हैं। मेरे को याद है 3-4 इन लोगों का जनाजा आया हुआ था, तो यानी कि वो ले आते थे, उसके ऊपर घोड़ा गाड़ी के ऊपर ले आते थे। जैसे इन लोगों का एक जगह था ना जनाजा रखने के लिए, तो ये जनाजा वहीं पर ले आते थे, रख देते। तो ये इस तरफ है हमारा एक जगह, और नमाज जनाजा भी देते थे। और उन लोगों के सिर में इतना छोटे वाले टोपी थे, माशाल्लाह उन लोगों का था भी कद्दावर, जैसे कि उन लोगों का कद भी बहुत माशाल्लाह ऊंचे कद्दावर जिस्म में, और यानी कि बहुत लायक इंसान थे, बहुत अच्छे आदमी थे। यानी कि हम लोग का बहुत इन लोगों ने ख्याल किया, ना पंचायत, ना आज तक, ना कोई दूसरा बात। और इन लोगों के साथ होते थे तकरीबन 400-500 इतने इन लोगों का साथ थे आदमी। मगेन शलोम कराची सेज। ये इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, इतने रिच नहीं थे, और इनकी प्लानिंग क्या थी वो समझ में नहीं आता था। जितना क्रिश्चियन उस वक्त वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम थी इसकी, इनका मिशन, इनका चर्च, इनका और उनका राब्ता भी इटली से डायरेक्ट था। ये लोग किससे कांटेक्ट था कुछ पता, मगर ये है कि मकामी लोग समझते थे कि ये मिस्र से सिनाई से आया। तकसीम के वक्त तकरीबन 2500 बनी इसराइली यहूदी कराची में आबाद थे। बेशतर की रिहाइश लॉरेंस रोड, रामस्वामी और रणछोड़ लेन के क्वार्टरों में थी। दस्तकार, दफ्तरी बाबू, छोटा मोटा कारोबार करने वाले, कुछ तालीम याफ्ता खुशहाल बल्कि मालदार भी। जिक्र था कराची का और दिलगुदाज बयान प्रोफेसर गिल का। कहने लगे कोशर गोश्त खाने और अबरानी मिली मराठी बोलने वाले ये लोग एक हम आहंग माहौल का हिस्सा थे, जिसमें पारसी, हिंदू, गोवनीस और मुसलमान अक्सरियत मिलजुल कर रहती थी। हाजी कैंप के करीब इनका अलग कब्रिस्तान भी था। जाने क्यों आज़ादी मिली तो शहर की अक्सरियत
اپنے ماضی سے خوف محسوس کرنے لگی اور اس کا اظہار عمارتوں، گلیوں اور شاہراہوں کے ہندو، پارسی اور یہودی ناموں کی تبدیلی سے ہونے لگا۔ جانے جوبلی مارکیٹ کے پاس سولومن ڈیوڈ اسٹریٹ کا کتبہ آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ یہودی کمیونٹی کے سربراہ اور میونسپلٹی کے سرویئر سولومن نے مگین شلوم نامی مسجد اور اپنی بیوی شگل بائی کی یاد میں ساتھ لگا کمیونٹی ہال 1893 میں تعمیر کروایا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی کراچی ہی میں دفن ہیں۔ رنچھوڑ لین کے مرکزی چوک کے قریب 70 کی دہائی تک یہودی مسجد ایک جانی پہچانی عمارت تھی۔ All his buildings are very robust in nature. They all use this beautiful Gizri stone of Karachi, and a lot of times it's nicely treated. The stone pieces are not just put in there, but they are properly treated. گلی کا نام ہی یہودی مسجد گلی تھا۔ It was a very tolerant city. That Muslims of the area were quite willing and happy to commission an architect who is Jewish. That means a lot of trust and faith in an architect. They obviously held him in great esteem. Maybe he belonged to that community. Maybe he lived there. We don't know, because we don't know actually where he lived. We do know where he worked because we found his letterheads. تقسیم کے بعد اکثریتی مسلمانوں نے اسرائیل کے قیام اور عرب اسرائیل جنگ کے ایمان افروز موقعوں پر یہودی مسجد پر باقاعدگی سے حملہ اور اسے آتش زن کرنا شروع کیا۔ بیشتر یہودی یا تو اسرائیل ہجرت کر گئے یا خود کو پارسی اور عیسائی کہنے لگے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں مسجد مسمار کر کے یہاں مدیحہ اسکوائر نامی شاپنگ پلازا قائم کر دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کی آخری رکھوالی ریچل جوزف دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر لندن ہجرت کر گئی۔ کچھ کا ماننا یہ ہے کہ جو راول پنڈی کے اندر لاسٹ ہسٹری پائی جاتی ہے جویش کی، وہ کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے یا ہے۔ ایکسپرٹ سے جو ہماری بات ہوتی رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسی جوئش سیٹلمنٹس نہیں تھیں۔ یہ جو اسٹار آف ڈیوڈ کا حوالہ دینا جو ہے کہ یہ ایک ڈیکوریٹو ڈیوائس کے طور پر آرٹ نووا جو ایک موومنٹ تھی یورپین آرٹ کی، جس کے اندر اس طرح کے ڈیکوریٹو ڈیوائسز کو یوز کیا، اس کے سٹائل میں یہ چیزیں کی گئی ہیں۔ اسی میں 19ویں اور 20ویں صدی کے خد و خال دینے والے چارلز نیپیئر اور جیمز سٹریچن بھی شامل ہیں۔ انہی میں موزس سومیکی بھی، جسے شہر کا گمنام محسن سمجھ لو۔ عراقی نسل کا یہودی آرکیٹیکٹ سومیکی 1875 میں لاہور میں پیدا ہوا، لیکن بیشتر عمر کراچی میں گزاری۔ غالباً 16ویں صدی میں اس کے بزرگ ایرانیوں کے ظلم سے بھاگ کر ہندوستان اور پھر کراچی میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد وہ شاید واحد دیسی تھا جو 20ویں صدی کے آغاز میں عالمی آرکیٹیکٹ سوسائٹی کا ممبر بنا۔ کراچی کی بہت سی عمارتیں اسی کا ڈیزائن ہیں۔ BVS پارسی اسکول، صدر میں گوون ایسوسی ایشن کی عمارت، بندر روڈ کا خالق دینا ہال، کھارادر کی جعفر فیدو ڈسپینسری اور قائد اعظم کا فلیگ سٹاف ہاؤس اسی کے کارنامے ہیں۔ آخر کار وہ بھی اکثریتی تنگ نظری کا شکار ہوا اور تقسیم سے چند مہینے پہلے انگلینڈ ہجرت کر کے وہیں وفات پائی۔ کراچی کی کیا بات دکھ دیتی ہے آپ کو؟ صوفی نے پوچھا۔ آہ بھر کر بولے، ماضی کے معتدل پرامن ثقافتوں اور عقیدوں کے لیے کشادہ دل شہر کی موجودہ 90% اکثریت کی تنگ نظری، اس تاریخی سچ کو جھٹلانے کی کوشش کہ اس شہر کی تعمیر اور آرائش میں انگریز، پارسی، ہندو، گوانیز اور یہودی سب برابر کے شریک تھے۔ جہاں قبروں پر لگے سنگ مرمر کے کتبے چوری سے محفوظ نہ ہوں، وہاں جھاڑیوں سے ڈھکی زمین پر بکھری چند سو یہودی قبروں کی حفاظت کا ذمہ کون لے سکتا ہے بھلا؟
मुमकिन है कोई शॉपिंग प्लाजा इस जमीन को जल्द ही हथिया ले। जी शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है आपका? ठीक है आप? शोएब भाई आप बताएं, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ तो कबर वगैरह के काम करते हैं, मेंटेन रखते हैं पूरे कब्रिस्तान में। पूरा कब्रिस्तान मेंटेन रखते हैं? तो कबर कोशाई, कबर बनाना सब हम ही करते हैं। अच्छा। पहले इससे पहले मेरे वालिद करते थे, इससे पहले दादा, अब हम कर रहे हैं। ये कितने अरसे से आप कर रहे हैं तकरीबन? ये समझ लो हम 5वीं नस्ल है। 5वीं नस्ल। इस कब्रिस्तान का नाम क्या है? कच्ची मेमन कब्रिस्तान। कच्ची मेमन कब्रिस्तान। हम लोग इस वक्त खड़े हैं यहूदी कब्रिस्तान। जी हाँ, इनका ये पूरा सेक्शन है ना यहूदियों का ही। अच्छा। इसराइली, उनका पाँव भी इस किबले की रुख की तरफ है। अपने कब्रों की जो है ना पाँव इस तरफ है, लेकिन इनके उल्टे। कब्रिस्तान कितना पुराना है? तकरीबन यहाँ पर पुराने कब्र है, 250 साल वाली कब्रें हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। इनका तारीख वाज़े लिखी हुई है। अच्छा। हिजरी भी लिखी हुई है, इस्लामी तारीख भी लिखी हुई है और अंग्रेज़ी भी लिखी हुई है। ये तो अलग सेक्शन हुआ करता था ना, इनकी अलग एक बाउंड्री हुआ करता था, सामने इनका गेंट हुआ करता था। तो ये अलग ही सेक्शन था। ये पाकिस्तानी यहूदी है या वो यहूदी है जो बाहर से आए थे और यहाँ पे वफात पा गए हैं? ये पाकिस्तान बनने से पहले के, तो इनका एक मस्जिद भी हुआ करता था रंचोलैंड में, इसराइल में। तो ये काफ़ी पुराने हैं। जिंदगी भर इजराइल में आखिरी सांस लेने का सपना देखने वाले मुंबई के यहूदी समुदाय के कई लोगों ने अपनी आखिरी सांसें मुंबई में ही ली हैं और अब वो यहाँ इस कब्रगाह में सोए हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस आखिरी सफर में उनकी कब्रों पर जिंदगी का अंतिम पैगाम लिखने वाले इंसान उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आए यासीन मोहम्मद हैं। बम्बई की ज्यूइश कम्युनिटी को उन्हीं की भाषा में आखिरी सलाम देने वाले जौनपुर के इस आदमी ने हिब्रू भाषा को सीखा और अब इस कब्रिस्तान में वो इबारतें लिखते हैं हिंदी में, मराठी में, गुजराती में और हिब्रू में भी। दशकों से मुसलमानों और यहूदियों के बीच तकरार के बावजूद यासीन यहूदियों की कब्रों पर हिब्रू में इबारतें लिखते आ रहे हैं। मैं मुल्क में था, यही काम करता था, लेकिन वो वहाँ पगार बहुत कम होने से बच्चे लोग भी बड़े हो गए, तो मैं बम्बई आ गया। जब से यहाँ आके काम करने लगा तो नौगांवकर के साथ में मैं काम सीखने लगा। वो सीखते सीखते 3 साल सीखा, बाद में वो इजराइल चले गए। जब से मैं ये काम शुरू किया मेरे को 45 ईयर्स काम करते हो गया। इस्लाम और यहूदी धर्मों में तनाव से दूर यासीन की बूढ़ी आंखों में एक बार इजराइल देखने का सपना है, क्योंकि उन्हें इतने सालों में जैसे यहूदी लोगों और उनके वतन से प्यार हो गया है, इतना कि अब वो जौनपुर भी नहीं लौटना चाहते। जौनपुर तो मैं पहले तो बहुत ख़राब था, लेकिन अभी थोड़ा सुधर गया। लेकिन इजराइल तो मैंने देखा ही नहीं, बहुत से लोगों से सुना कि बहुत अच्छा है, तो देखने का दिल भी होता है, अगर जाने को मौका नहीं मिलता। मुंबई के यहूदी कहते हैं कि शहर में उनका इतिहास 2000 साल पुराना है। पहले उनकी संख्या कुछ अधिक थी, लेकिन अब मुंबई में सिर्फ 5000 यहूदी ही बचे हैं। उनमें से कुछ में इजराइल लौटने की इच्छा तो है, लेकिन यहाँ भी एक सुकून सा मिलता है। अभी जैसे 1948 में स्टेट ये हो गया, जो बहुत धार्मिक थे वो सारे निकल गए। अभी हमारे जैसे थोड़े जो पीछे बैठे हैं, थोड़ा सा सिक्योर्ड कंफर्टेबल लाइफ है, हम इंडियन है, लाइफ कंफर्टेबल हो तो जल्दी छूटता नहीं लैंड। कुछ लोग हैं जिन्हें इंडिया छूटा ही नहीं जा रहा। मुंबई सुनी सुनाई बात है कि कराची के बचे खुचे यहूदी मुहाजिर अब इस्राइली इलाके रमल्ला में आबाद हैं और उन्होंने अपनी मकामी इबादतगाह का नाम मगेन शलोम कराची रखा है।